Hello students. In this lecture you will learn about nomenclature of organic compounds part 2. आई होप आपने पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको बेसिक्स आते हैं खासकर एल्केन के। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जब होते हैं तो ऐसे केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स लोकेंट्स उन सब्स्टिट्यूएंट्स के कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम देखते हैं। तो हमने कुछ ऐसा एज्यूम किया है कि ये जो डैश आपको दिखाई दे रहा है लेटेस्ट से ये किसी कंपाउंड की पेरेंट चेन है ना। उस पेरेंट चेन से अगर ये लोकेंट लगा हुआ हो तो उसका कॉमन नेम क्या होगा और उसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन एटम पे दो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हैं। एक कार्बन से जब दो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े होते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक प्रीफिक्स आइसो का। आइसो का मतलब सिमिलर है ना, आइसो का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे टोटल कार्बन देखा जाए तो कितने कार्बन है, इट हैज़ टोटल ऑफ 3 कार्बन्स। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों यूज़ करते हैं, आइल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में आइल का यूज़ करना पड़ता है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा वो देखते हैं, है ना। आईपीएसी नेम के लिए ऐसा होता है कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को हम नंबर 1 देते हैं, है ना। यानी पेरेंट चेन से जो डायरेक्टली एटम जुड़ा है उसको 1 मिलेगा, ना कि किसी मिथाइल को। अब 1 से हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे मैक्सिमम कार्बन आए। अब यहाँ तो ऊपर जाएं या नीचे जाएं एक ही बात है, लेटेस्ट से हम ऊपर चले गए, है ना। तो इस लोकेंट की जो पेरेंट चेन हुई उसमें कितने कार्बन आए, 2 कार्बन आए। और उस लोकेंट का भी जो लोकेंट हुआ वो कौन हुआ, मिथाइल। तो इसका आईपीएसी नेम जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 1 मिथाइल। एक पोजीशन पे तो आएगा मिथाइल। ओवरऑल 2 कार्बन होने की वजह से यहाँ पे इथेन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इथाइल, क्योंकि ओवरऑल है तो लोकेंट ही ना, है ना। तो अब देखते हैं अगला केस। अगले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी इस तरह का ग्रुप तो है जिसमें कार्बन पे 2 मिथाइल है, यानी इसके अंदर आइसो ग्रुप तो है, लेकिन इस कार्बन की वजह से यहाँ पे टोटल कार्बन आ गए 4। तो इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल की बजाय स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। अब देखते हैं इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो इस पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को अपन नंबर देंगे 1। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको नंबर 2 देते हैं, इसको नंबर लेटेस्ट से 3 देते हैं। तो 2 पे ये लोकेंट आएगा, यानी इसका जो नाम आएगा वो आएगा 2 मिथाइल। इसका नाम आएगा 2 मिथाइल। एंड ओवरऑल 3 कार्बन पेरेंट चेन में होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो नेम इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। आइए देखते हैं अगला केस। अगले केस में अगर ध्यान दें तो ये कार्बन एटम जो है इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम है। आइसो का यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग है। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे नीचे इथाइल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर टोटल कार्बन 4 है और जो कार्बन एटम डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ा है इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अब ध्यान दीजिए इसकी डिग्री में जो पेरेंट चेन का एटम है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। इसका अगर आईपीसी नेम हम लिखते हैं तो इस पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को 1 देंगे नंबर। हम नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम ज़्यादा है और 1 पे ये मिथाइल लोकेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे 1 methyl, that is known as 1 methyl and overall it will be propyl। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले एग्जाम्पल में अगर ध्यान दें इस कार्बन पे 3 मिथाइल है। अब आइसोप्रोपाइल में या आइसो ग्रुप में कितने मिथाइल होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो आइसो का यूज यहाँ नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन की डिग्री जो आ रही है दैट इज 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक वर्ड, जो वर्ड होता है टर्शरी, है ना। टर्शरी मतलब इस कार्बन की डिग्री 3 है, टोटल कार्बन 4 होने की वजह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटाइल। इस टर्शरी ब्यूटाइल को शॉर्ट में टर्ट ब्यूटाइल भी बोला जाता है और इस टर्ट की बजाय कभी कभी इसको स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस आइसो के आई को हम अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में यूज़ करते हैं, है ना। आइसो को आई को यूज़ करते हैं, सेकेंडरी को यूज़ नहीं करते, टर्शरी को यूज़ नहीं करते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आइए देखते हैं लास्ट केस। इस लास्ट केस में ये जो पूरा ग्रुप है इसमें नोटिस करें ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, 1 2 3 एंड 4। तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं नियो। अब इसमें टोटल कार्बन 5 होने की वजह से इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल। अच्छा,
अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल आया था इसका आईपीएसी नेम हमने छोड़ दिया था, वो देखते हैं। इस डायरेक्टली जुड़े हुए आइटम को 1 नंबर देंगे, अगले को 2 देंगे। 1 पे 2 मिथाइल होने की वजह से इसका नाम जो आएगा वो आएगा 1 1, क्योंकि 1 दोनों 1 पे ही लाई कर रहे हैं तो 1 1 बोलेंगे। 1 1 डाई मिथाइल, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है, अगले केस में भी इसी तरीके से आईपीसी नेम यूज़ करना। आइए देखते हैं इस कंपाउंड का नाम कैसे देंगे। तो देखिए सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है पेरेंट चेन का सिलेक्शन। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो पेरेंट चेन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, है ना, लॉन्गेस्ट होगी। बाकी कोई भी लेंगे तो उसमें चेन की लेंथ कम आएगी। अब इसके बेसिस पे ये हमारा एक लोकेंट है और ये हमारा एक लोकेंट है। आइए देखते हैं हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे जो लोकेंट्स होंगे उनको नंबर क्या मिलेगा, लोवेस्ट मिलेगा। आई थिंक आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल तो आता होगा, थोड़ा सा याद होगा, है ना। अब ये जो लोकेंट है इनके नाम लिखते हैं। इनके नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो यूजिंग द कॉमन नेम या यूजिंग आईपीएसी नेम, है ना। लेट अस ट्राई विद द कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम हम यूज़ करेंगे तो जो पहला होगा, इसको नोटिस करें, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसका मतलब आइसोप्रोपाइल इसको बोलेंगे, है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पिछली टेबल को देखिए। ऊपर वाले केस में अगर ध्यान दें तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल नहीं है, यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल है, और इस कार्बन की 2 डिग्री होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या सेक ब्यूटाइल इसको बोलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जब इसका नाम लिखेंगे इस पूरे कंपाउंड का, तो हम प्रीफिक्सेस का, लोकेंट्स का सबसे पहले यूज़ करेंगे, जिसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल का आपको बी देखना होगा और आइसोप्रोपाइल का आपको आई देखना होगा। तो ऑब्वियसली बी पहले आएगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आइसोप्रोपाइल। 4 पे आएगा आइसोप्रोपाइल। अब देखते हैं इसमें पूरी पेरेंट चेन में 10 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट आएगा डैक, एंड फाइनली आएगा एन। इसका नाम हुआ 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। ये इसका पहला पॉसिबल आईपीएसी नेम है ना। इसमें कॉमन नेम्स का यूज़ हुआ है पर ओवरऑल इट इज़ एन आईपीएसी नेम, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस आइसोप्रोपाइल को अगर आप ध्यान दें, पिछली टेबल को नोट करें, तो हम इसको 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं। आप इसलिए टेबल को दोबारा देख सकते हैं, है ना। और ऊपर वाला जो केस होगा उसको हम बोलेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब देखिए इन दोनों के अंदर किसको पहले लिखना चाहिए। तो अब देखिए दोनों में 1 1 कॉमन है, मिथाइल मिथाइल कॉमन है, बट ई और पी में पहले कौन आएगा, ई आएगा। इस बेसिस पे जो ये 4th नंबर पे लोकेंट है इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे इसका जो नाम आएगा वो कैसे आएगा, 4 आएगा, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, है ना। ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, ताकि जो लोकेंट है हमारा वो क्लियरली विजिबल हो। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे 4 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल आएगा तो हमें कुछ क्लियर ही नहीं होगा, है ना। तो जो ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट होता है इसको हम एक ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे डैश 5 के बाद जो आएगा उसको भी हम इसी तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मिथाइल, और उसके बाद क्या आएगा, प्रोपाइल, एंड फाइनली इट विल अगेन बी डेकिन। उसको दोबारा से क्या बोलेंगे, डेकिन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स लोकेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आपने ओवरऑल जाना कि जो आइसो होता है, जो नियो होता है, और जो क्या होता है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर करते हैं, बाकी किसी को हम अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। अगर अपने पास एल्कीन्स हो तो उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। देखिए लेट अस से वी हैव दिस टाइप ऑफ एल्कीन। सबसे पहला काम हमारा होगा पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना, जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। पेरेंट चेन के बाद हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे कि पाई बॉन्ड को नंबर क्या मिले, लोवेस्ट मिले। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 5 इसमें कार्बन आएंगे इसकी पेरेंट चेन में, तो इसका जो वर्ड रूट आएगा वो आएगा पेंट,
है ना। लोकेंट इसमें नहीं होने के कारण कोई प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। अब पेंट के बाद हम बताएंगे कि ये जो अनसैचुरेशन है ये कौन से पॉइंट पे लाई कर रही है। तो ये सेकंड पॉइंट पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे पेंट टू इन। इसी का अल्टरनेट नाम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको बोलेंगे टू पेंटीन। विच रिप्रेजेंट जो इन है वो कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे लाई करेगा, है ना। अब मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे है ब्रोमीन। अब अपने को देखना है हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए ये इसकी पेरेंट चेन है और पाई बॉन्ड और लोकेंट में ऑब्वियसली हम पाई बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे दैट पाई बॉन्ड रिसीव्स द लोवेस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3 4 एंड 5 ये इसमें नंबरिंग होगी। 4 पे ब्रोमीन इज़ द लोकेंट। तो सबसे पहले हम हमेशा लोकेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या आएगा, 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो के बाद अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। पेंट के बाद इन जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, है ना। इसी टू को आप पेंट से पहले भी लिख सकते थे, है ना। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इट इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने क्लोरीन को लिया है और यहाँ पे हमने ब्रोमीन को लिया है। आइए देखते हैं अगर पेरेंट जिनको हम सेलेक्ट करते हैं तो पेरेंट जिन ये आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ या राइट से नंबरिंग करता हूँ, यू कैन विजुअलाइज कि यहाँ पे पाई बॉन्ड को नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। तो अब फर्क किससे पड़ेगा, लोकेंट्स से फर्क पड़ेगा। अब लोकेंट्स को नंबर भी सेम मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है ब्रोमीन को, 5 मिल रहा है क्लोरीन को। उधर से जाएंगे तो 2 क्लोरीन को मिलेगा, 5 ब्रोमीन को मिलेगा, यानी नंबर्स भी सेम मिल रहे हैं। जब नंबर्स भी सेम मिलते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि कौन जीतेगा। तो ब्रोमीन विल विन बिकॉज बी सी से पहले आएगा। अब इसका नाम जो आएगा उसमें पहले आएंगे लोकेंट्स। पहला लोकेंट जो आएगा दैट विल बी 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा, 5 क्लोरो। 5 क्लोरो के बाद इसका वर्ड रूट जो है दैट विल बी हेक्स। हेक्स के बाद क्या आएगा इसमें, 3 इन। ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला केस जिसके अंदर हमने लिए हैं 2 पाई बॉन्ड। अब देखिए हमने 2 पाई बॉन्ड इस तरीके से लिए हैं, है ना। यहाँ नंबरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन होने की वजह से हमें ब्यूट लिखना चाहिए, पर 2 पाई बॉन्ड जब होते हैं या 3 पाई बॉन्ड होते हैं तो ब्यूट की बजाय हम ब्यूटा का यूज़ करते हैं, है ना। अब ब्यूटा के बाद हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि इन कहाँ कहाँ पे है। तो वो फर्स्ट पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे लाई करेगा। सेकंड और फोर्थ को हम नहीं काउंट करते हैं ना। तो 1 3 आएगा। अब इन 2 बार है तो इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से, डाई इन। आइए अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन में इन की बजाय आइन आ जाएगा, है ना। तो अब थोड़ा ध्यान देते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग विल बी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे वर्ड रूट आएगा ब्यूट। ब्यूट के बाद आइन जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे आएगा। तो यहाँ पे इन की बजाय क्या आ गया, आइन आ गया। अगले केस में नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे ताकि ट्रिपल बॉन्ड को नंबर क्या मिले, लोवेस्ट मिले। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो फाइनली आएगा वर्ड रूट दैट विल बी पेंट और उसके बाद क्या आएगा 2 एंड दैट विल बी आइन। आइए अब देखते हैं डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखिए नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का, है ना। इनको प्रेफरेंस हम तब देते हैं जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आए। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को और थर्ड नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। अगर मैं इस तरफ से जाता हूँ, इस डायरेक्शन से जाता हूँ, तो नंबर जो मिलेगा वो 1 3 की बजाय मुझे मिलेगा 2 एंड 4। एंड 2 एंड 4 अगर देखा जाए तो इट इज़ अ बिगर नंबर देन 1 एंड 3, है ना। अब इस बेसिस पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें लिखूँगा पेंट। ठीक है, पेंट के बाद इसमें जो इन होगा उसको मुझे पहला लिखना पड़ेगा, है ना। तो पेंट के बाद 3 क्या आएगा, इन, और उसके बाद आइन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। तो पहले मैंने इन की पोजीशन को बताया और फिर मैंने आइन की पोजीशन को बताया। ठीक है, इसके बाद अगले केस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से एल्कीन को नंबर 2 मिलेगा और एल्काइन को नंबर 4 मिलेगा। और अगर मैं राइट से जाऊँ तो एल्काइन को 2 एल्कीन को 4 मिलेगा। यानी दोनों तरफ से नंबर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 एंड 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी आप प्रेफर नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में आप एल्कीन को प्रेफर करोगे, यानी जब नंबरिंग दोनों तरफ से एग्जैक्टली सेम आ रही है देन एल्कीन इज प्रेफर्ड ओवर एल्काइन, है ना। अब इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हेक्स। हेक्स के बाद 2 जो पोजीशन है इस पर क्या आएगा, इन, और जो 4 पोजीशन है उस पर क्या आएगा, आइन।